हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, क्या अब हम ये वसूख से कह सकते हैं कि आइंदा आने वाले 2023 के इलेक्शंस ईवीएम के ज़रिए पूरे मुल्क में होंगे? पूरा इलेक्शन जो है पूरे मुल्क का वो ईवीएम के ज़रिए ही होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, बहुत शुक्रिया आपका। शाजिया, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो कि आज से एक नए इलेक्टोरल कल्चर के आगाज का दिन है। आज ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी वोट का हक मिला है और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर फ्यूडलिज्म का और बहुत ज्यादा पैसे का, गुंडागर्दी का, डबल ठप्पे लगाने का, शादरा से वोट उठा के गुलबर्ग लेके जाने के और गुलबर्ग से वही जाली वोट उठाकर कहीं और भुगताने का, या फैसलाबाद में रजाबाद से उठा के वोट वो जो है वो समनाबाद लेके जाने का और समनाबाद से उठा के पीपल्स पार्टी लेके जाने का, ये जो कल्चर था कि एक बंदा आपसे 10,000 वोट से जीत गया, पैसे दो, उसके थैले खोलो, उसके 5,000 बैलेट पेपर्स के ऊपर एक एक ठप्पा और लगा दो और वो वोट जाया हो जाए और आप जो 10,000 से हार रहे थे आप उससे जीत जाएं। तो कहने का बात यह है कि ये आज बहुत बड़ा काम किया इमरान खान ने, जिसका वादा किया था। मुश्किल काम था, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इट वाज नॉट एन इजी थिंग। बहुत मुश्किल से ये लेजिस्लेशन पास करवाई है, बहुत मेहनत करनी पड़ी इस लेजिस्लेशन पे, लेकिन इमरान खान पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। वैसे तो सारे बिल्स आप लोग ज्वाइंट सेशन आसान रास्ता है आप लोगों के लिए। आपके लिए शाजिया, इसको और तरह से देखें, ये आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। आपको आज शायद आपको भी समझ नहीं आ रही होगी ये कितना बड़ा दिन है। शायद आज के बाद 10 साल के बाद आज से आपको नजर आए कि स्कूल टीचर भी इलेक्शन के अंदर आए। शायद आपको एक आम पाकिस्तानी जो ये सोचता है कि वो इलेक्शन लड़े, लेकिन बड़ी अच्छी बात है, इलेक्शन में धांधली को कोई सपोर्ट नहीं करता। 2013 के इलेक्शन को आरओ का इलेक्शन कहा गया, आप लोगों ने धरना दिया 126 दिन का। फिर 2018 के इलेक्शन में ऑपोजिशन कह रही है कि इलेक्शन मतनाज़े हैं। बात ये है कि जो रिजर्वेशंस थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो सवालात हैं वो अपनी जगह पर मौजूद है ना कि कोई शख्स इलेक्शन को हर एक को धांधली तो कहते थे लेकिन उसको ठीक करने के लिए कोशिश नहीं करते थे, वो इमरान खान ने। यही तो सवाल है कि क्या ईवीएम के जरिए धांधली का रास्ता वाकई रुक गया है? इलेक्शन कमीशन के सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं, हैकिंग के हवाले से कि टैंपर्ड हो सकती है मशीन, सॉफ्टवेयर को ऑल्टरनेट और इसका ऑल्टर किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ऑपोजिशन के एतराज तो चले एक साइड पर रखें, जिस इदारे ने इलेक्शंस करवाने हैं अगर उसके ही तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन साफ होगा, शफाफ होगा और सबका कंसेंसस होगा उन इलेक्शंस पर और कोई सवाल नहीं उठेगा उन इलेक्शंस पर? अच्छा, एक तो ये जहन में रखिए कि इलेक्शन करवाने कैसे हैं इसका फैसला पार्लियामेंट करती है, और जब पार्लियामेंट ये फैसला कर देती है कि इलेक्शन कैसे करवाने हैं, फिर उसका इनेकाद इलेक्शन कमीशन ने करवाना होता है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी 35 गुजारिशात, रिकमेंडेशंस, ऑब्जर्वेशंस जो भी आपने कहना वो दी थी, उन सबको इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर एक उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि टच स्क्रीन होगा तो कोई एल्फी डाल देगा, तो हमने उसको एक ऐसी स्क्रीन बना दिया कि जिसको ना ईंट से तोड़ा जा सकेगा, ना उसके ऊपर एल्फी डालने से कोई काम होगा, और ना हमने से टच स्क्रीन रहने दिया। ऐसे उनकी वो तमाम 35 चीजें इनकॉर्पोरेट करा दी। अब आपकी बात ये टेम्पर, जब मशीन आएगी तो टेम्पर क्या होता है? टेम्पर ये होगा, ये इस बात को आपने समझना है, क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप जाती तौर पर ये चाहती हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। अब इस मशीन के साथ कोई रिगिंग ना करे, ये आपका सवाल है और ये बहुत अच्छा सवाल है, हर पाकिस्तानी। अब आप ये देखिए कि अभी क्या होता है कि आप पोलिंग बूथ पे जाते हैं, आपको आप अपना शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं, वोटिंग लिस्ट पे नाम ढूंढा जाता है, आपको एक बैलेट पेपर इशू किया जाता है, आप उस पर मोहर लगाते हैं और उसको डब्बे में डाल देते हैं। उस डब्बे में से काउंटिंग होती है शाम में, वो काउंटिंग होने के बाद आपको रिजल्ट मिलता है, और फिर कभी कहा जाता है आरटीएस बंद हो गया, कभी कहा जाता है ये बंद हो गया, कभी 4 हल्के खुलवाते हैं तो उसमें से बैलेट पेपर चूहे खा गए, बैलेट पेपर मौजूद नहीं होते, डबल ठप्पे लगे होते हैं, क्योंकि डबल ठप्पे खुद लगाए जाते हैं वोटों को कैंसिल करने के लिए, और उसका कोई इलाज नहीं है बाद में ये साबित करने के लिए कि वो डबल ठप्पा ठीक लगा था, ये गलत लगा था। ये सब कुछ आज हो रहा है जब हम कह रहे हैं। अब हमने क्या किया है, हमने एक मशीन बना दी। वो मशीन आपने सुबह के टाइम हर पोलिंग स्टेशन पे उसकी अपनी मशीन होगी जो रखी होगी। आपका जो पोलिंग एजेंट होगा और दूसरी पार्टी का और तीसरी पार्टी का, वो तमाम लोगों को सुबह के टाइम मशीन का बटन जब स्टार्ट का दबाया जाएगा तो मशीन अपने अंदर से एक प्रिंट आउट निकालेगी जो बताएगी कि इस टाइम इस मशीन के अंदर 0 वोट है, मीन इसमें 0 वोट काउंट हुए हैं।
पोलिंग शुरू हो जाएगा, आप जाएंगी, आप अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाएंगी पोलिंग बूथ के ऑफिस के अंदर जहां पर इलेक्शन हो रहा है उस जगह के ऊपर। जब आप लेके जाएंगी आपका मैनुअली देखा जाएगा, लिस्ट के अंदर नाम है। उसके बाद जब आपके पोलिंग एजेंट तमाम पार्टीज के कहेंगे हाँ ठीक है शाजिया का इसी पोलिंग बूथ के अंदर या इसी वार्ड के अंदर वोट है, तो आपके शनाख्ती कार्ड को उस मशीन के अंदर डाला जाएगा। वो एक ग्रीन बत्ती जलाएगी, वो कहेगी हाँ यहाँ लिस्ट में इनका नाम है, तो आप उस केबिन में चली जाएंगी जहां पर आप पुश करेंगी। आप बटन पुश करेंगी, आप डबल ठप्पा नहीं लग सकता, वोट जाया नहीं होगा। अगर आपने मुझे देना था और आपने गलती से किसी और को वोट दे दिया तो आपकी किस्मत, आपने गलत फैसला किया, वो तो आप उधर भी गलत फैसला कर सकते हैं। बड़ा अच्छी बात है ये, आपने बात खुद ही छेड़ दी। सुन लेना मेरी बात, रुक ले, मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट जंप। आपके हाथ में जब बैलेट पेपर होता है ना तब भी आप गलत जगह ठप्पा लगा लेते हैं ना, तो फिर उसको वोट चला गया जिसको आपने डाल दिया। आप अगर चेक लिख के किसी को लिख देंगे जाली, तो अपना गलत बंदे को चेक लिख देंगे तो आपका कसूर है ना, वो तो आपने ख्याल रखना है। जब आप स्टैंप लगाते हैं तब भी आप ही का कसूर होता है जब आप वोट गलत डाल लेते हैं। इसमें भी आप ही का होना है कि आपने सही बंदे को वोट डालना, वो तो वोटर की जिम्मेदारी है आज भी और मशीन पर भी। जब वोटर वो बटन दबाएगा तो एक तो मशीन के अंदर आपका वोट रिकॉर्ड हो गया, दूसरा आपके हाथ में पर्ची आ जाएगी। उस पर्ची पे आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि मैंने इसी शख्स को वोट डाला है। उस पर्ची को आप फोल्ड करेंगे और बाहर बैलेट बॉक्स में डालेंगे। अब जब पोलिंग खत्म होगी तो तमाम पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में उस मशीन के ऊपर एक सील लगी होगी जिसको खोला जाएगा और सील के अंदर एक बटन होगा जो पोलिंग एंड करने के लिए दबाया जाएगा। वो सील का मकसद सिर्फ ये होगा, जब एक दफा बटन दब जाएगा तो उसके बाद उस मशीन पे मजीद वोटिंग नहीं हो सकती, बंद हो जाएगी और वो मशीन फॉर्म 45 जो है वो बाहर निकाल देगी, उसी 30 सेकंड के अंदर रिजल्ट दे देगी। टोटल वोट यहाँ पर 1200 पड़े, 300 इसको मिले, 430 इसको मिले, फलां इसको मिले। अब अगर मशीन टेम्पर हुई है, यहाँ रुक जाइए, अब अगर मशीन टेम्पर हुई है फॉर योर इंफॉर्मेशन, तो आपके पास बैलेट बॉक्स के अंदर पर्चियां पड़ी हुई हैं जो उस मशीन से देख के हर बंदे ने, मैंने बैड को वोट दिया मुझे पर्ची बैड की निकली, मैंने शेर को वोट दिया मुझे पर्ची शेर की निकली। हर बंदे ने अपना अपना बैलेट बॉक्स में डाला हुआ है, वोट चेक करने के बाद आप उसे काउंट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फिजिकल पर्चियां तो 493 है और वो दे रहा है 893, तो इसका मतलब मशीन टेम्पर है। तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है, पता नहीं प्रैक्टिकली इसका क्या होगा। अब दूर दराज देहात में जहाँ हमारा लिटरेसी रेट नहीं है, 70-80 साल के जो लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, गाँव में रहते हैं, अब उन्होंने वोटिंग करनी है, वो कैसे मशीन का इस्तेमाल करेंगे? अब गलती से अगर वो मशीन का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे, हाँ, तो क्या कोई मशीन का, वो घर में पंखा चलाते हैं, मैं अभी पूछता हूँ आपसे, वो घर में पंखे का बटन चलाते हैं, तो ये उन सब चीजों से आसान है। एक बड़ा सारा तीर का निशान बना होगा, आपने उसको दबाना है, बड़ा सारा साइकिल का निशान बना होगा, आपने उसको दबाना है वोट देना, तो एक बड़ा सारा वहां बल्ले का निशान बना होगा, आपने उसको दबाना है, तो इट इज नॉट डिफिकल्ट। और जब वो डालेंगे ना तो उसी टाइम पर्ची हाथ में आ जाएगी। और अभी जिमनी इलेक्शन होगा, आपको नजर आ जाएगा, अभी जिमनी इलेक्शन होगा ना कोई ना कोई इसके ऊपर, अब बिल पास हो गया तो आपको नजर आ जाएगा। यही मैं पूछने लगी थी कि परेशानी और बदगुमानी ना फैलाएं। पायलट प्रोजेक्ट जाहिर करना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन कराएगा ना, कानून बन गया। पहले भी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये डायरेक्शन दी थी जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं की। अगर वो कर लेते तो शायद इस लेजिस्लेशन की जरूरत ना पड़ती। अब ये लेजिस्लेशन की है, अब इंशाल्लाह हम तवक्को करते हैं कि जो अगला कोई भी इलेक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे होगा। पाकिस्तान पूरे में जितनी मशीनें चाहिए, तकरीबन शायद 3.5-4 लाख है, वो उसकी हमारी जो लोकल कैपेसिटी है वो मशीनें बनाने की, विद इन 5 मंथ्स वो तमाम मशीनें रेडी हो सकती हैं बनके। अच्छा, और पाकिस्तान में बननी है सारी मशीनें? अगर कहीं पर जी अगर जी बिल्कुल यही असेंबल होंगी आके सारी। बाकी तो आपको पता है मोबाइल फोन भी अब यहाँ बन रहे हैं, तो वो मोबाइल फोन से ज्यादा वो ज्यादा सिंपल टेक्नोलॉजी है कंपेयर टू मोबाइल फोन। अच्छा। तो वो यहीं बनेगी। और दूसरी बात यह है कि आप ये भी जहन में रखिए कि दूर दराज इलाकों में अगर आपको लगता है कहीं बिजली बंद हो जाएगी, अब आपके जहन में ये सवाल होगा, तो जो मशीन होगी उसके अंदर बैटरी है अपनी, वो 48 घंटे 72 घंटे उस बैटरी पे चलेगी, उसे किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होगी, उसके साथ कोई इंटरनेट नहीं जुड़ा होगा, वो कोई टेम्पर नहीं होगी, वो तमाम की तमाम एक खुदकार मशीन होगी। और मैंने दोबारा आपको बताया कि 2 तरीके होंगे उसके टेम्पर करने के, देखने के। आपको पहले तो कहा कि पर्ची निकल रही है, आप शाम में गिन लेंगे मशीन का नतीजा दे रही है, असल पर्चियां कितनी हैं, पर्ची हर बंदे ने देख के डाली हुई है। अब एक और चीज बताएं। नंबर 2, आप जी फरमाइए। एक और कॉन्ट्रडिक्शन है, वो ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को बिल्कुल मिलना चाहिए, इस चीज़ से भी इनकार नहीं है।
शायद ही कोई हो जो ये कहे कि नहीं नहीं नहीं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का राइट नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल ही आप लोगों को क्रेडिट जाता है और देना भी चाहिए। अब ओवरसीज़ के इलेक्शंस लड़ने के लिए आपने जो ये शर्त रखी है, शर्त कह लें कि जब अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, कोई डुअल नेशनलिटी है, किसी के पास अमेरिका की भी नेशनलिटी है, पाकिस्तान की भी नेशनलिटी है, अगर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता है, अगर वो जीत जाएगा तो अपनी नेशनलिटी सरेंडर करेगा, हार जाएगा तो नेशनलिटी बरकरार रखेगा। इस पर बड़ी तनकीद हो रही है कि ये क्यों इतना कॉन्ट्रडिक्ट रखा है ये मामला आप लोगों ने। अच्छा देखिए शादिया, एक तो मैं क्योंकि खुद ओवरसीज पाकिस्तानी हूं तो मैं इसके साथ रिलेट कर सकता हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जो है हमारा अनफॉर्चुनेटली हम सारे कहते हैं कि वो हमारे भाई हैं, हम सबके, आपके बहन भाई होंगे बाहर, सबके बहन भाई हैं हमारे, हम कहते हैं, लेकिन somehow we do not respect them the way we should respect often जब उनके राइट्स की बात होती है। लफ्जों में कहते हैं हम, अमल में नहीं कहते। अब मुझे एक बात बताइए, एक शख्स आपका भाई है, मेरा भाई है, कोई शख्स भी है, वो यहाँ से इंग्लैंड गया पढ़ने के लिए, वहां पे वो पढ़ा, उसको नौकरी मिली, उस वजह से उसे वहां का पासपोर्ट ले लिया उसने। अब वो पाकिस्तान में आके इलेक्शन लड़ना चाहता है, वहां उसकी एक पूरी जिंदगी है, वो आके इलेक्शन लड़ता है, अगर वो जीत जाता है तो वो अपनी वहां की नेशनलिटी, पाकिस्तानी तो वो पहले भी है दिल से, उसकी कोई ये जितने सारे नवाज शरीफ वगैरह सारे पाकिस्तान को लूट के लेके गए हैं, या आज हसैन हक्कानी बाहर बैठा है, ये जितने तोहफे हमें दूसरे मिले हैं, इन सबके पास तो पाकिस्तानी पासपोर्ट है। ये जिन्होंने लूटमार की है इन सबके पास कोई और बाकी पासपोर्ट नहीं है। जिन सब ने हमारी तबाही मचाई है ये सारे पाकिस्तानी हैं, लेकिन अब ये बने बैठे ओवरसीज पाकिस्तानी। इस टाइम नवाज शरीफ भी ओवरसीज पाकिस्तानी है, नवाज शरीफ के बच्चे भी इस टाइम ओवरसीज पाकिस्तानी, नून की तो सारी क़यादत ही ओवरसीज पाकिस्तानी है इस टाइम। उनको तो आज इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अगले इलेक्शन में अब नवाज शरीफ को भी हमने वोट का हक दे मतलब दिया, उनके बच्चों को भी वोट का हक दे दिया है। तो कहने की बात ये बैकअप रखा है आप लोगों ने उन लोगों के लिए। नहीं, बैकअप की का रास्ता। लेट्स ये एक बड़ा डिफरेंट टॉपिक है शादी। मेरे पास किसी मुल्क की नेशनलिटी नहीं है तो मेरे पे तो ये अप्लाई नहीं होता, लेकिन मैं आपसे एज अ कुलीग रिक्वेस्ट करूंगा, ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। जब हम ऐसा बोलते हैं तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर बैठा वो बड़ा दुखी होता है ये बात सुन के, उन्हें लगता है कि हम इनसेंसिटिव हैं टुवर्ड्स देम। देखिए, किसी मुल्क का पासपोर्ट ले लेने से या ना लेने से, मतलब मैंने पासपोर्ट नहीं लिया किसी मुल्क का, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज्यादा मुहिब्बे वतन हूं और जिसने पासपोर्ट लिया वो कम मुहिब्बे वतन है। ठीक है, जब वो यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे, प्रैक्टिकलिटी के लिए आपने एक लॉ रखा, और मेरे नजदीक तो वो लॉ भी खत्म करना चाहिए। अमेरिका में जाके तो आप सारे इलेक्शन लड़ते हैं सिवाय उनके प्रेसिडेंट के, तो आप भी यहाँ रख लें कि आप डिफेंस मिनिस्टर नहीं बन सकते, आप फॉरेन मिनिस्टर नहीं बन सकते, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, आप रख लें कुछ चंद पोजीशंस के इनके ऊपर एक डुअल सिटीजन नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मंडी बहाउद्दीन में शायद रांझा चाहता है कि उसने आके अमेरिका से वहां पर तहसील नाज़म का या जिला नाज़म का इलेक्शन लड़ना है, तो मुझे बताएं कौन सा वहां से न्यूक्लियर कोड ले जाएगा वो मंडी बहाउद्दीन में, अगर वो वहां की नालियां, सड़कें, स्कूल, अस्पताल ठीक कर लेगा, वो वहां का रहने वाला सपूत है। आपको क्या लगता है कि जो डुअल नेशनलिटी पसंदी नहीं रखनी चाहिए, मतलब कि आप कह रहे हैं कि इसको खत्म कर देना चाहिए, डुअल नेशनलिटी वाला इलेक्शन लड़े, जीते तब भी। मैं ये कह रहा हूँ कि हम बेशक चूज कर लें सीट्स, देयर कुड बी सर्टेन सीट्स, आप कहें जी आप गवर्नर नहीं बन सकते, आप फॉरेन मिनिस्टर नहीं बन सकते, आप ये बट आपके बहुत सारा इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर जगह है जहां पर लोग आके इलेक्शन लड़ सकते हैं और वो अपने कंट्री को कर सकते हैं। और हमने जो अभी किया वो ये किया कि कोई आके इलेक्शन लड़े, उसके पास पावर तो तभी आएगी ना जो आप शक करते हैं उसकी हिब्बुल वतनी पे, जो लोग करते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जो करते हैं शक तो तभी होगी ना जिस दिन वो अपना ऑफिस को संभालेगा। इलेक्शन लड़ने में तो वो कोई तकरीबकारी नहीं कर सकता ना, उनके ख्याल में जिस दिन उसके बाद पावर आएगी तो वो छोड़ देगा उस दिन। बहुत बहुत शुक्रिया।